अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था। इसमें हमारा आज का टॉपिक है इंथाल्पी एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले है बेटा हम इंथाल्पी के बारे में पढ़ेंगे। इंथाल्पी बेटा जो होती है वो होती है द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यानी कि इंथाल्पी जो है वो एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और उसके साथ प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम के वर्क करने की सलाहियत कितनी रखता है और उसके पास टोटल एनर्जी कितनी है, इन दोनों का जो सम है उसको हम कहते हैं इंथाल्पी। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे एच। एच बेटा जो है ना ये इंथाल्पी की सिंबल है, इज इक्वल टू ई जो है वो कैपिटल ई ये इंटरनल एनर्जी और पी फॉर प्रेशर एंड वी फॉर वॉल्यूम। तो इंथाल्पी जो है बेटा ये एक स्टेट फंक्शन है और इसको हम जॉल्स में मेजर करते हैं। और इंथाल्पी किसी सिस्टम की जो है वो फाइंड करना किसी एक स्टेट में वो मुमकिन नहीं है, हम चेंज इन इंथाल्पी जो है वो हमेशा निकालते हैं। बेटा बहुत ही अहम जो है वो आपके सामने एक प्रूफ है, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू क्यू पी। यहाँ पे क्यू हीट है, डेल्टा एच चेंज इन द इंथाल्पी है और ये स्मॉल पी जो है बेटा ये कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल पी जो है ये कांस्टेंट प्रेशर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर को। यानी कि हमने कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे तब जो है वो ये हमारे पास रिलेशनशिप आएगा। अब वो कहता है कि आपके पास लेट्स सपोज कि हमारे पास एक गैस है जिसको हमने एक सिलेंडर में रखा हुआ है और सिलेंडर के ऊपर क्या है, पिस्टन है। ठीक है, एक गैस है जिसको हमने सिलेंडर में रखा हुआ है और सिलेंडर के ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, एक पिस्टन लगाया हुआ है। और उस पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को हमने क्या कर दिया बेटा, उस प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया। यानी कि चेंज इन द प्रेशर ज़ीरो होगा। फिर अगर प्रेशर चेंज नहीं होगा तो अल्टीमेटली फिर डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो अब वो कहता है कि अगर अब हमने उस गैस को हीट अप्लाई जो है ना वो सप्लाई करनी है, तो इस हीट से क्या होगा, उसकी एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और दूसरा वो वर्क करने की सलाहियत रखेगा और गैस जो है वो एक्सपेंड होगी। यानी कि पहला उसका वॉल्यूम V1 था, अब उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ के V2 हो गया। तो इनिशियल टू फाइनल स्टेट जब हमने उसको क्यू हीट अप्लाई की तो गैस एक्सपेंड हुई और उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो अब हम इसी इक्वेशन के अंदर जो हमने इंथाल्पी के लिए पढ़ी थी E इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, इसमें बेटा जो है ना हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हमने कहा कि अगर चेंज इन द इंथाल्पी होगी तो अल्टीमेटली चेंज इन द इंटरनल एनर्जी होगी और साथ में डेल्टा पी इंटू वी। तो इसको जब हम डेल्टा को पी वी से मल्टीप्लाई किया तो हमने कहा चेंज इन प्रेशर वी एंड प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आ गया। तो अब यहाँ पे हमने कहा डेल्टा पी ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे डेल्टा पी आ रहा है तो ये वैल्यू सारी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा डेल्टा ई इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। लेकिन अगर हमारे पास लिक्विड या सॉलिड हैं तो लिक्विड और सॉलिड के केस में तो अगर हम हीट करेंगे तो वो अल्टीमेटली उनमें चेंज इन द वॉल्यूम इतना ज़्यादा जो है वो आप कह दें कि सिग्निफिकेंट चेंज इन द वॉल्यूम नहीं आता हीट करने से। अगर लिक्विड या सॉलिड हैं तो उनमें डेल्टा वी तो ज़ीरो हो जाएगा। अगर डेल्टा वी ज़ीरो होगा तो अगर ये फैक्टर भी ज़ीरो हो गया तो हम कहते हैं कि इंथाल्पी विल बी डायरेक्टली इक्वल टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। अब चेंज इन द इंटरनल एनर्जी क्या है, वो है Q प्लस डब्ल्यू। क्यू हीट प्लस डब्ल्यू वर्क हमने कहा कि अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमने डेल्टा ई की वैल्यू पुट कर देनी है। डेल्टा ई इज़ इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी और इस पूरी वैल्यू को हमने यहाँ से उठाया और उठा के हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी और प्लस पी डेल वी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिर्फ डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू के बराबर आ जाएगा। तो ये बेटा हमने प्रूव यहाँ पे कर दिया कि इंथाल्पी जो होगी वो किस तरह से इक्वल होगी
क्यू पी के, यहाँ पे स्मॉल पी जो है बेटा वो प्रेशर के लिए है। तो आपने इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो याद रखना है। इस प्रूफ को यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखना है। नेक्स्ट बेटा जो है ना वो इससे रेलेवेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम आ जाते हैं जी इम्पोर्टेंट टाइप्स के ऊपर। इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन कि एक केमिकल रिएक्शन जब होता है उसमें जो हीट चेंज आता है या इंथाल्पी चेंज आता है जब सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के रिएक्ट करते हैं कम्प्लीटली टू गिव सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि रूम टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर की स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इसको फिर हम कहते हैं इस एक केमिकल रिएक्शन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रहा है तो उसमें जो इंथाल्पी चेंज आएगा उसको हम कहेंगे इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, और अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन हम उसको कहेंगे। डेल्टा एच नॉट, ये नॉट रिप्रेजेंट करता है कि ये रिएक्शन जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रहा है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर। तो ये बेटा आपने डेफिनेशन याद रखनी है। इसकी एग्जांपल देख लें। वाटर फॉर्मेशन है कि हमारे पास रिएक्शन कैसे हो रहा है। रिएक्शन हो रहा है जी के इस रिएक्शन में H2 जो है वो O2 से रिएक्शन करती है और वाटर बनता है, और वाटर बनते ही जो हीट रिलीज़ होती है वो है माइनस, नेगेटिव साइन शो कर रही है कि हीट रिलीज़ हो रही है 285.8 किलो जूल पर मोल। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब, जब एक मोल जो है वो कंपाउंड बनता है अपने एलिमेंट से तो उसमें जो हीट जो है वो रिलीज़ या एब्जॉर्ब होती है उसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जितने भी सब्सटेंस में कहता है इन्वॉल्व होते हैं वो स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होते हैं। रिएक्शन जो है उसको कैरी आउट करवाया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर होगा। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है कि एक एलिमेंट जिस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसको उसी फिजिकल स्टेट में आप लेंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो MgO बनती है, तो इसके लिए डेल्टा एच फॉर्मेशन जो होगी F4 फॉर्मेशन, यहाँ पे देखें ना डेल्टा एच चेंज इन द इंथाल्पी, और ये जो जीरो लिखा हुआ है इसका मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन पे करवा रहे हैं रिएक्शन, और एफ का मतलब है फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है सिंबल। नेक्स्ट है इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बेटा ये सारी डेफिनेशन जो है वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखनी है। एटमाइजेशन का मतलब है कि हम गैशियस एटम एक मोल बनाते हैं एक एलिमेंट से स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो उसमें कितनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पे सिर्फ हीट एब्जॉर्ब होगी क्योंकि हम एक मॉलिक्यूल से एटम बना रहे हैं। तो वो मॉलिक्यूल जो होगा H2 का जैसे मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है। इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तभी तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम बनेंगे। तो इन एटम को बनाने के लिए हमें बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी हमेशा बेटा जो होगी ना ये पॉजिटिव साइन में होगी, यानी कि ये हीट हमेशा एब्जॉर्ब होगी। तो इसमें आपने हाइड्रोजन की एग्जांपल जो है वो याद रख लेनी है। नेक्स्ट है बेटा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सॉरी न्यूट्रलाइजेशन। जब एक मोल एसिड का एक मोल बेस से रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। एसिड की पहचान H+ और बेस की पहचान OH नेगेटिव। जब एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, वाटर और सॉल्ट बनता है, ठीक है। जब एक मोल एसिड का यानी H+ का रिएक्शन करता है एक मोल OH नेगेटिव यानी बेस से तो एक मोल वाटर बनता है, और इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें कितनी हीट इवॉल्व होती है आपने याद रखना, ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। यानी HCl जो है उसका एक मोल डिसोसिएट होगा तो बेटा वो क्या बनाएगा H+ और Cl नेगेटिव, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है ये OH नेगेटिव बनाएगी। असल में जो न्यूट्रलाइजेशन होती है वो H+ और OH नेगेटिव के दरमियान में होगी, तो एक वाटर जो है वो बनेगा। आप लोग बेटा एक बात याद रखें कि असल में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो H+ और OH नेगेटिव के दरमियान में होता है। क्यों? क्योंकि H+ की मौजूदगी जो है ना वो सॉल्यूशन को एसिडिक कर देती है, और OH नेगेटिव की मौजूदगी बेसिक कर देती है सॉल्यूशन को। तो इन दोनों को न्यूट्रलाइज होने के लिए H+ OH नेगेटिव से रिएक्शन करता है तो ये हीट रिलीज होगी। अब कोई भी आप एसिड ले लें, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, तो सब के लिए इतनी ही हीट रिलीज होगी, क्योंकि H+ और OH नेगेटिव एक्चुअली रिएक्शन करके आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं।
कोई भी एसिड कोई भी बेस ले लेंगे तो हीट इतनी ही रिलीज़ होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि असल में H+ और OH नेगेटिव तो की कोई भी एसिड होगा वो प्रोवाइड करेगा H+, और कोई भी बेस होगी वो प्रोवाइड करेगी OH नेगेटिव। तो ये आपने मिसाल याद रख लेनी है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज होती है जब एक मोल सब्सटेंस जो है ना वो कम्प्लीटली बर्न करता है। कंबस्शन का मतलब है बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम कहते हैं कंबस्शन। तो कंबस्शन में बेटा जो हीट हमेशा रिलीज होगी क्योंकि ये बर्निंग है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H। डेल्टा का मतलब चेंज, H का मतलब इंथैल्पी, स्मॉल c जो है बेटा इसका मतलब है कंबस्शन, और नॉट का मतलब 0 का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन। जैसे हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, इसकी हम बर्निंग करवाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, फ्लेम देते हैं तो ये CO2 और H2O में कन्वर्ट होता है, साथ में 1368 जो है 1368 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ करता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब या इवॉल्व होगी जब हम एक सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, और उसको जो है वो सॉल्यूशन उसका प्रिपेयर करते हैं, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ या एब्जॉर्ब होती है वो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी कि जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन आपने याद रखनी है। कुछ ऐसे सोल्यूट होते हैं जो सॉल्वेंट में हल होते हुए एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो इसका 1 मोल डिज़ोल्व होगा तो 16.2 किलो जॉल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और जिस तरह हमारे पास है जी सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, अगर इसको हम रिलीज़ करते हैं डिज़ोल्व वाटर में तो ये 25.0 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो ये एक्जोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। तो ये था बेटा इंथैल्पी एंड इट्स टाइप। नेक्स्ट हम मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा बेटे। अल्लाह हाफिज़।